ओके। सो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में हम लोग प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स पढ़े थे। कितने तरह के प्राइमेट हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना लीनिएज, खुद का लीनिएज ट्रेस करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे, होमिनिनी, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप यहाँ ये देखोगे कि होमिनीने फैमिली जो है, सब फैमिली जिसमें चिंपांजी, बोनोबोस एंड ह्यूमंस हैं, यह फैमिली का डाइवर्जेंस जो है फ्रॉम व्हिच एप और जो नॉन एप और ह्यूमन लिनिएज वाला जो कॉमन एंसेस्टर था, इसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, बट Homo sapiens, when did Homo sapiens appeared? सबसे पहले होमो सेपियंस कितनी साल पहले आया था? तो आप जान लीजिए 2 लाख साल पहले, यानी 0.2 मिलियन ईयर्स एगो। बट hominoid lineage started around 6 to 7 million years back. If you recall, in the last to last class I have told you that ह्यूमनॉइड, जिसमें जब चिंपांजी और ह्यूमंस का जो कॉमन एंसेस्टर था, दैट वो ह्यूमन, इसमें बहुत सारे स्पीसीज है। होमो सेपियंस तो बाद में आएगा, उसके पहले एंसेस्टर्स ऑफ द होमो सेपियंस आर देयर। सो दिस डाइवर्जेंस अकर्ड अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, बट first human being, that is Homo sapien, appeared around 2.2 मिलियन ईयर्स। तो 70 लाख साल पहले आ गया होमिनॉइड, और 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस। तो 68 लाख साल तक होमोसेपियंस का विकास होते रहा। होमोसेपियंस अभी अपीयर नहीं हुआ, उसके पहले डिफरेंट स्पीसीज थे, उसमें कैरेक्टर्स स्टार्टेड अपीयरिंग एंड दे वेर इवॉल्विंग। कितना लंबा टाइम है आप सोचिए। 68 लाख साल तक यही हुआ होमोसेपियंस का ही भी। फिर 2 लाख साल पहले अब 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस आ गए, तो यू कैन से दैट अगर 20 इयर्स जनरेशन टाइम रखो तो 10,000 फादर्स, फादर के फादर के फादर, 10,000 फादर्स पहले आप जो थे वो होमोसेपियन नहीं थे। अब देखिए कि ये हुआ कैसे। In our tour of Earth's biodiversity, we come at last to our own species, Homo sapiens, which is about 2 lakh years old. And when you consider that life has existed on Earth for at least 3.5 billion years, I have already told you life started on Earth, life processes started on Earth, simpler form of life around 4 billion years ago. तो ये कह रहा है कि कम से कम 3.5 बिलियन ईयर से तो लाइफ है ही, क्योंकि उससे पहले का फॉसिल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अचानक से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ कहीं से प्रकट हो गया, जैसे ऑन ऑफ स्विच है, ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे असेंबल होते होते मैक्रोमोलिक्यूल, फिर राइबो एंजाइम बना, फिर राइबो एंजाइम के बाद फिर प्रोटीन एंजाइम बना। तो बेसिक जो है वो हो गया, उसमें इतना टाइम लगा, ठीक है। लेकिन फॉसिल जो है हमारा अर्लीस्ट नॉन फॉसिल इज अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटी 3.5 बिलियन ईयर से जो है ये इवोल्यूशन का कहानी चल रहा है, और जिसमें होमो सेपियंस अपीयर हुआ 2 लाख साल पहले। 3.5 बिलियन ईयर्स मतलब कितना हो गया? 10 लाख 1 मिलियन, और इसको 1000 से गुना कर दो
तो 3500 मिलियन, 3500 मिलियन में फिर हो गया 350 करोड़ साल पहले, और जिसमें से 2 लाख साल पहले ही ह्यूमन आए। तो आप ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यही कहानी है 3.5 बिलियन ईयर्स का। पहले और भी है ब्रांचेज, फिश से स्टार्ट किया है, कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर से ब्रांचिंग फिश चला गया, ठीक है, एक्वेटिक, उसमें कॉन्ड्रिस्थिस आया, कॉन्ड्रिस्थिस से फिर साइड ब्रांच ओस्टिस्थिस हुआ, फिर आपका रेप्ट अनदर लिनिएज जो है आपका कॉमन एंसेस्टर, जब लेग इंट्रोड्यूस हो गया, टेट्रापोडा बन गया, तो यहाँ पर एग, टेरेस्ट्रियल एग भी लिखना चाहिए था, इंट्रोड्यूस हुआ, तो देन रेप्टाइल, ओके, वन ऑफ द लिनिएज ऑफ द रेप्टाइल, one of the lineage of the common ancestor of reptile and us developed into the synapsids. Synapsids include हुए, synapsids become later on warm blooded, heart जो है complete हो गया 4 chamber, then they become warm blooded, and hair fur were introduced. तो अब यहाँ पर क्या हो गया, mammals हो गए, mammals and एक है मैंक्स। मैंक्स क्या होता है? मैंक्स एक एनिमल है, हम देखे थे एक जगह, कहीं पढ़े थे। Manx is Manx. One second. कहाँ लिखा है मैंक्स? हाँ, मैंक्स आपका मैमल ही है, कार्निवोर, कार्निवोरा ऑर्डर का मैमल ही है। तो यहाँ पर मैंक्स हो गया, फिर टेल गायब हुआ, तो मैं इसलिए दिखाया कि मैंक्स में टेल गायब हो जाता है, ऐसा कार्निवोर है। फिर अपोजेबल थंब आया, इंट्रोड्यूस हुआ, देन वी बिकेम मंकी, देन अनदर लिनिएज, टेल का लॉस हो गया, प्रीहेंसाइल टेल था, लॉस हो गया टेल का, तो बन गया गुरिल्ला। गुरिल्ला स्टार्टेड वॉकिंग, बाइपीडल लोकोमोशन हो गया, गुरिल्ला का जो भाई एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर, देन हैव बिकम ह्यूमंस। Now the question arises, what are the derived characters of the humans? How humans are different than other apes? Okay, so main characteristics of the apes are still there, but we have other characteristics such as we can stand upright, okay, we can walk on both legs, we are bipedal, we have a large brain, okay, and we can communicate also through the languages। एक तो कम्युनिकेशन होता है साइन एंड सिंबल से, तो मंकी करते हैं ऐसा, साइन एंड सिंबल, सिटी, व्हिसलिंग, चिकारना, ये सब करता है मंकी, लेकिन उसका कोई लैंग्वेज नहीं। अगर न्यू वर्ल्ड मंकी को ओल्ड वर्ल्ड मंकी के पास रख दो, तो दोनों एक दूसरे का भाषा समझेगा अगर कोई लैंग्वेज होता तो। हम तो नहीं समझ पाते, अब ना समझ पा रहे हैं, इंग्लिश है, वो लोग इंग्लिश बोलता है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, वो लोग हम लोग की भाषा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग उनकी भाषा समझ जाते हैं क्योंकि हम लोग सीखे इंग्लिश। तो मंकीज जो है, दे डू नॉट हैव लैंग्वेज, तो वो सिर्फ सिंबल से, जेस्चर से, एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं, बट वी कम्युनिकेट थ्रू द लैंग्वेज। थॉट भी हमारे अंदर डेवलप हुआ, सिंबॉलिक थॉट, जिससे कि हम कोई चीज देख लिया आपने, तो उसको इमेजिन करके आप कागज पर बना सकते हो, उसका ड्राइंग कर सकते हो, आर्ट। मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ टूल्स, मंकीज जो थे वो आप टूल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे, कुछ भी सामान नहीं बना सकते थे, सिर्फ ये ह्यूमन जो है उसी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। चिड़िया ज्यादा से ज्यादा अपना घोंसला बनाती है, बाकी एनिमल्स, अदर मैमल्स ज्यादा से ज्यादा अपना मांद बनाएगा, बिल बनाएगा, यही सब जो अपने लिए। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर द टूल्स जो कि उसको सर्वाइवल में हेल्प करे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट ह्यूमंस कैन स्टैंड अपराइट and they can walk on 2 legs. Also, humans have a much larger brain and are capable of language, symbolic thought, artistic expression, and the manufacture and use of complex tools.
So these are the derived characters of the human. Also, humans have reduced jaw bones and jaw muscles along with a shorter digestive tract. जॉ बोन रिड्यूस हुआ तभी ब्रेन को जगह मिला एक्सपेंड करने के लिए, इसलिए जॉ बोन रिड्यूस हुआ एंड जॉ मसल आल्सो गॉट रिड्यूस्ड बिकॉज़ द बोन इज रिड्यूस्ड. सो और साथ ही साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी जो है छोटा है इसका. ठीक है. सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा इसलिए हो गया क्योंकि ह्यूमंस के पहले कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि अपना खाना पका के खाते थे. ह्यूमंस भी पहले अपना खाना कच्चा ही खाते थे. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर. यस सर. तो बाद में ये अपना कुक करके दे स्टार्ट एडिटिंग. तो कुक करने की वजह से अब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो छोटा हो गया. उतनी ज्यादा अतड़ियों की लंबाई नहीं चाहिए इसको खाना पचाने के लिए. ओके. तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिड्यूस्ड हो गया. आप फॉर एक एग्जांपल है, आप देख जानते हो अपेंडिक्स जो है क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है कि नहीं है. बट इन मंकी appendix is not vestigial organ. In cattle, in cows, it is not vestigial organ. It has special function over there. Okay. So this is, अब ये तो मॉर्फोलॉजिकली आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस कितना अलग है अदर एप्स से. ठीक है. मॉलिक्यूलर लेवल पर भी ह्यूमंस आर डिफरेंट देन एप्स. कैसे? चिंपांजी और ह्यूमन में डीएनए जो है 99% आइडेंटिकल है. डिफरेंस 1% का है, 1% का डिफरेंस है. आप कहोगे फिर भी ये सिमिलर ही लग रहा है, ये 1% का डिफरेंस तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. लेकिन ये 1% का डिफरेंस भी बड़ा डिफरेंस है क्योंकि डीएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है? हाउ मेनी? एनीबॉडी नोस? अराउंड 3.5 बिलियन बेस पेयर्स. पूरा जीनोमिक डीएनए का आप अगर सीक्वेंस करोगे देन यू विल फाइंड 3.5 बिलियन बेस पेयर्स और 3 बिलियन बेस पेयर यू कैन से. तो लेकिन चिंपांजी में 3 बिलियन है, तो इसमें क्या करोगे आप? तो 3 बिलियन को ही लेके चलो कॉमन. तो 1% ऑफ द 3 बिलियन. ओके. कितना हो जाएगा? 2 शून्य कम कर दो. ठीक है. 30 मिलियन. तो 30 मिलियन बेसेस आर स्टिल डिफरेंट देन चिंपांजीज. आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. यस. यस सर. सो कहने का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर लेवल पर भी देयर इज डिफरेंस. एट द मॉलिक्यूलर लेवल, यहाँ पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ. मॉलिक्यूलर लेवल, द लिस्ट ऑफ डिराइव्ड कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमंस is growing as scientists compare the genomes of human and chimpanzees. Although the two genomes are 99% identical, a difference of 1% can translate into a large number of changes in a genome that contains 3 billion base pairs. Furthermore, the changes in a small number of genes can have large effects. Okay. For example, this was highlighted by recent results showing that the humans and chimpanzees, क्योंकि एक चीज आप लोग समझिए, देखिए ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का जो जीन होगा वो सेम होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा. जो बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक चीज है, तभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब बेसिक चीज है. ग्लाइकोलाइसिस बेसिक हुआ. ठीक है. ग्लाइकोलाइटिक पाथवे प्रोकैरियोट्स में भी है, तो सबसे बेसिक है. तो उसका जो जीन है चिंपैंजी में और ह्यूमंस में वो डिस्टर्ब नहीं. इसी तरह आपका कैटाबॉलिक रिएक्शंस के जो जीन्स हैं आपका, और इवन एनाबॉलिक का भी, जैसे फॉर एग्जांपल कैटाबॉलिक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस तरह इसमें जो भी एंजाइम्स हैं इसके जीन्स हैं, दे आर मोर और लेस सेम, दे आर सेम. और सिर्फ चिंपांजी और ह्यूमन में ही नहीं,
यूनिसेलुलर यूकैरियोट से भी अगर कंपैरिजन करोगे आप तो, ऑल्दो कंजर्व्ड रीजन्स हैं, but you will find isoenzymes, enzymes performing the same function but different in structure and composition of the amino acids. Okay, तो ये सब का जीन या आपका एनाबॉलिक पाथवे का जीन, रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब बेसिक चीज है. Okay, even hundreds of initiation factors of the transcriptions are there, hundreds of initiation factors, बहुत अलग अलग मैकेनिज्म का बहुत सारा फैक्टर्स है. सब जो बेसिक पाथवे है वो स्टिल दोनों में, अब चूंकि हम यहाँ चिंपैंजी और ह्यूमन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें भी सेम है, इसमें भी, उसमें कोई अंतर नहीं है. ठीक है, इसीलिए, लेकिन अंतर कहाँ है, फिर भी 30 मिलियन बेस पेयर का अंतर है. दिस पॉइंट वाज हाईलाइटेड बाय रिसेंट रिजल्ट शोइंग दैट ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज डिफर. सिर्फ चिंपैंजी के केस में नहीं, इवन आपका ईस्ट को आप एग्जांपल ले लें, जो ब्रेड में खमीर जो ईस्ट उत्पन्न करता है, उससे भी कंपैरिजन करोगे तो बेसिकली पाथवे ह्यूमंस में और ईस्ट में सेम है. So they differ in expression of 19 regulatory genes. These genes turn other genes on and off, and hence may account for many differences between humans and chimpanzees. कहने का मतलब हुआ कि housekeeping genes and other essential genes which are required for the maintenance of the cell survival, for example, anabolic catabolism का, okay, the genes responsible for the cell division and thus forth, वो सब सेम है. बट रेगुलेटरी जीन्स जो है, जैसे एम्ब्रायनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आप देखोगे मॉर्फोजेनेटिकली ह्यूमन लुक लाइक रेप्टाइल्स, पहले फिश, देन रेप्टाइल, देन इट लुक लाइक एम्फीबियन, देन इट लुक लाइक मैमल्स. एक कहानी है, आप फीटल डेवलपमेंट भी देखोगे तो आप इवोल्यूशनरी प्रोसेस को सीखो, समझ जाओगे. तो ये रेगुलेटरी जीन्स है जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन है. किसका पैटर्न रिकॉग्निशन? मॉलिक्यूलर पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं, ऑर्गन का पैटर्न डेवलपमेंट. ठीक है, जैसे आदमी का हाथ बनेगा तो इस तरह से बनेगा, चिंपांजी जैसा हाथ नहीं बन जाएगा उसका. ओके, फेस का डेवलपमेंट होगा तो इस तरह से होगा, एक पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्लाइट वेरिएशंस होंगे जिसकी वजह से हर आदमी का फेस आपको अलग अलग दिखता है. लेकिन मंकी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फेशियल डिफरेंस की वजह से आपको नहीं पहचान पाते हैं, उसके लिए सब आदमी एक जैसा है. ठीक है, चेहरा के हिसाब से, हाँ भले हाइट वेट मेल है कि फीमेल है, उससे वो डिफ्रेंशिएट करता है, कपड़ा कैसा पहना है उससे गंध कैसा आ रहा है, इस आधार पर डिफ्रेंशिएट करता है. इवन डॉग्स ऑल्सो डू लाइक दैट. तो रेगुलेटरी जीन्स जो है उसी, तो यहाँ पर तो ये अभी रिसेंटली स्टडी हुआ, 19 रेगुलेटरी जीन्स आर देयर. Some regulatory genes are switched off in chimpanzees, some genes are switched on in humans at different time points. So, and because of that, the development has occurred in this way. So, these genes turn other genes on and off. तो कहने का मतलब हुआ, अब आप दिमाग में रख लीजिए, bear in your mind that such genomic differences and whatever derived phenotypic trait they code for, these things, genomic differences and the phenotypic trait भी जो है ये अलग, phenotypic trait चिंपांजी से अलग इसलिए है क्योंकि there is a genomic differences between chimpanzees, although 1% है, but 1% of 3 billion is equal to 30 लाख. तो उस differences की वजह से we have derived phenotypic traits, okay, and these derived phenotypic traits, they are coding humans and they are making humans separate from other living apes. But many of these new characters first emerge in our ancestors. कहने का मतलब यही है कि हमेशा ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो गया, फादर में जॉ बोन बड़ा था, बेटा में जॉ बोन छोटा हो गया, ऐसा नहीं, ग्रेजुअल हुआ. ओके, सो we will consider some of these ancestors. तो होमो सेपियंस से पहले जो एंसेस्टर्स थे, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ होमोस, होमो जेनरा है उसका डिफरेंट स्पीसीज है, ग्रेजुअल उसका होमो उसका विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, फिर लास्ट में ह्यूमन बीइंग्स
यानी होमोसेपियंस अपीयर्ड ऑन अर्थ। आपको ये फिगर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर ये फिगर दिख रहा है अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसे। On x-axis there is time scale in million years, and on y-axis there is nothing, सिर्फ x-axis पर। y-axis पर चूंकि एक y-axis पर हम डिफरेंट स्कल का, देखिए इतना सारा स्कल को हम फिट नहीं कर सकते हैं, ओके, और x-axis पर अलग अलग टाइम है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए। आप देखिए, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर। फर्स्ट होमोनिन, प्रिमिटिव होमोनिन, जिसका हमें फॉसिल मिला, उसको फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि उससे पहले कोई नहीं था होमोनिन, हो सकता है होगा, हमको नहीं मिला है फॉसिल अभी तक। जिसका मिला है उसका बता रहे हैं। अर्लीस्ट नोन फॉसिल ऑफ होमोनिन्स क्या है? साहेलेंथ्रोपस टेकाडेंसिस। ठीक है, एक फिगर में मैंने बताया था 6 to 7 मिलियन ईयर से वो होमिनॉइड्स अलग हो गए। ठीक है, किससे अलग हुआ? चिंपांजी से। तो देखिए 6 to 7 मिलियन ईयर्स ago this species was there। 6.5 मिलियन ईयर्स ago ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको? Yes, sir. इस बॉक्स का मतलब है, इस बॉक्स हर केस में देखोगे बॉक्स का लेंथ जो है, मतलब हाइट कहिए, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ये अराइज हुआ यहाँ और फिर एक्सटिंक्ट हो गया थोड़ा ही टाइम में। मतलब थोड़ा टाइम नहीं है ये, 6.5 मिलियन ईयर से थोड़ा सा पहले, यानी सपोज करो 6.4 मिलियन ईयर्स, और 6.6 मिलियन ईयर्स में ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो 0.2 मिलियन ईयर्स बहुत ज्यादा टाइम है, 2 लाख साल हो गया। 2 लाख साल तक ये रहा साहेलेंथ्रोपस टैकेडेंसिस। स्कल का स्ट्रक्चर जो था इसका इस तरह से था। उसके बाद अराउंड 6 मिलियन ईयर्स से वो हार्डली फॉर 1.1 मिलियन या 1 लाख साल तक रहा ओरोनिन टूगेंसिस। इसका हमको कंप्लीट फॉसिल नहीं मिला, बस ये एक हड्डी मिली है। ठीक है, स्कल हमें नहीं मिला, ये हड्डी मिला, लेकिन इस हड्डी के ही आधार पर डिफरेंट स्पीसीज था। नाम था ओरोनिन टंगेंसिस which appeared around 6 million years ago. The third one appeared around 5 million years ago. The name was Ardipithecus ramidus। 5 मिलियन ईयर्स ago। अब थोड़ा थोड़ा आप स्कल का स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए इसका स्कल जो है थोड़ा सा टूटा फूटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस स्पीसीज में टूटा फूटा स्कल था, नहीं, ये इस फॉसिल जो है लॉस हुआ। ठीक है, डिग्रेड हो गया, लॉस हो गया, फ्रेगमेंटाइज हो गया, बाद में इस सबको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और मिसिंग पीस नहीं मिला है। ये बहुत टीडियस वर्क है, जस्ट लाइक मोर डिफिकल्ट देन सॉल्विंग ए जिगसॉ पजल। अब छोटा सा बोन का फ्रेगमेंट यहाँ से टूटा हुआ उसको मिल गया, कार्बन डेटिंग किया, पता कि हाँ हाँ ये फॉसिल का बोन है, लेकिन किस हिस्सा का है? ठीक है, तो उसको बहुत सारा पॉसिबिलिटी जनरेट किया जाता है कंप्यूटर मॉडल पर, ओके, किस उसका थिकनेस, हाइट, उसके थिकनेस और के आधार पर। अब जैसे मान लियो पतला है तो समझ जाएगा कि ये लगता है कि आपका स्कल का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से उसको मैच करते हैं पेलेंटोलॉजिस्ट। फिर अपीयर हुआ कौन? ये वाला नाम है आपका, हम टाइम वाइज चल रहे हैं। ओके, आफ्टर दिस 5 मिलियन ईयर्स एगो आर्डीपिथिकस रेमिडस। आफ्टर दैट अराउंड 4 मिलियन ईयर्स एगो, इस बार का जो हाइट है वही इसका एग्जिस्टेंस का टाइम स्पैन है। एक का नहीं, स्पीसीज का, एक इंडिविजुअल का टाइम स्पैन मिलियंस ऑफ ईयर नहीं हो सकता ना, उसका 30-40 ईयर्स होगा, मर जाएगा फिर। लेकिन उस स्पीसीज का टाइम स्पैन है इतना साल। ठीक है, ये लगभग लग रहा है कि 20-30 लाख साल तक होगा। तो नाम क्या है इसका? ऑडोपिथिकस रेमिडस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अमेनेसिस। अब ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जीनस
में आपको 2-3 स्पीसीज मिलेंगे, आप देखोगे। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस एनामिसस हो गया, उसके बाद देन केम दिस फेलो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनेसिस। ठीक है, ये बहुत दिन तक रहा, समझ 1 मिलियन साल तक ये सर्वाइव किया। दिस स्पीसीज 10 लाख साल तक रहा, फिर एक्सटिंक्ट हो गया 3 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन ये जब तक सरवाइव किया, एक डिफरेंट लिनिएज भी अराइज हुआ, नाम था कीनियंथ्रोपस प्लेटियोपस, प्लेटियोप्स, कीनियंथ्रोपस प्लेटियोप्स। दिस इज द स्कल ऑफ दैट। ठीक है, ये भी 0.2 मिलियन ईयर्स के लगभग रहा, and it became extinct before the extinction of Australopithecus afarensis. Then came, after the extinction of Australopithecus afarensis, Australopithecus afarenicus. Afarensis got developed, इसी का lineage जो है, अब आप समझ सकते हो, ये इसका बाउंड्री हो गया 3 मिलियन ईयर्स एगो। इसके अंदर चेंजेज होते 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 इतना चेंज हो गया यहाँ तक कि अब इसको एक डिफरेंट स्पीसीज में साइंटिस्ट ने कैटेगराइज कर दिया। नाउ दिस स्पीसीज इज ऑस्ट्रेलियोपिथ, जीनस तो वही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकेनस, और ये था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनिस। आ गया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनिकस, ये चला गया कब? 2.5 मिलियन ईयर्स पहले लगभग, यानी ये हो गया 2.4 मिलियन, 2.5 मिलियन से थोड़ा सा पहले, 2.4 मिलियन ईयर्स के अराउंड ये एक्सटिंक्ट हो गया। जब ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था तो एक और लिनिएज डेवलप हुआ, दैट इज ऑस्ट्रेलियोपिथिकस गाढ़ी। फिर ये थोड़ा टाइम के लिए रहा, फिर एक्सटिंक्ट हो गया। फेवरेबल नहीं हुआ होगा, इसमें जो एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट डेवलप हुए होंगे, और या कुछ अदर काउज भी हो सकता है, उस समय का एनवायरनमेंट में क्या हुआ, मान लिया कुछ स्पीसीज होंगे, कुछ इंडिविजुअल्स होंगे, पॉपुलेशन तो कम था, बहुत आपस में लड़कट के मर गए, कुछ ये भी हो सकता है झगड़ा झगड़ू करके मर गया, तो ये वी डोंट नो द एग्जैक्ट काउज ऑफ देयर एक्सटिंक्शन। फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस गढ़ी के बाद कौन आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, yes, sir. Yes, yes. ओके, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस गढ़ी के बाद है पैरेंथ्रोपस बोयसी, ये अपीयर। अब आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर नोट कीजिए, बिटवीन दिस पीरियड, सपोज 2.5 मिलियन ईयर्स एगो ये एक्सटिंक्ट हो गया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस गढ़ी, और उसके बाद गैप है, देखिए आप, लगभग 0.1 मिलियन या 0.15 मिलियन ईयर्स या 0.2 मिलियन ईयर्स का गैप है। तो क्या ये 20 लाख साल तक हमारे एंसेस्टर कहाँ थे? कोई था कि नहीं था? आप ये देख सकते हैं, ये है एक होमो हैबिलस जो थोड़ा सा यहाँ टाइम में हो सकता है, यह भी हो सकता है, इट इज नॉट सर्टेन, यहाँ हमारा एंसेस्टर हो, उसका फॉसिल नहीं मिल रहा है। दीज आर नॉट आवर एंसेस्टर्स, ये सब हमारे एंसेस्टर नहीं है। ओके, ये हमारे एंसेस्टर से डिफरेंट लीनिएज, ये सब चाचा लोग हैं, डिफरेंट लीनिएज में गया और उस लीनिएज में एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, होमो सेपियंस अपीयर्ड अराउंड हियर, तो आप बाद में कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हो सकता है निएंडरथल्स जो है डेवलप होते होते होमो सेपियंस बन गया, होमो इरेक्टस डेवलपमेंट होते होते होमो निएंडरथल्स बन गए, या होमो एर्गेस्टर जो है डेवलप होते होते होमो इरेक्टस बन गया, होमो एर्गेस्टर जो है होमो रुडोल्फेंसिस से बना। लेकिन ये सब अभी सर्टेन नहीं है। ठीक है, स्टिल देयर इज डिफरेंसेस एंड डिबेट अमंग कि यही हमारा कॉमन एंसेस्टर है। हो सकता है क्या दिस इज, ये तो निश्चित है कि कॉमन एंसेस्टर से ब्रांच होते गए, कॉमन एंसेस्टर मरते गया, और जो डिराइव होके जो सेकंड लिनिएज है उसके फिर गए, तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स दैट वी सी। तो कहां पर थे? बोसाई। तो ये गैप आप देखिए, ये गैप को फुलफिल करना है, चल रहा है खोज। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कोई रहा ही नहीं होगा, और जब रहा होगा मरा है तो कहीं फॉसिल होगा, लेकिन मिला नहीं अभी तक। सो क्या नाम था इसका? पैरेंथ्रोपस बोसाई। ये रहा आपका करीब 1.5 मिलियन ईयर्स से भी बाद तक, 1.2 मिलियन ईयर्स के लगभग, और इसी के लाइफ स्पैन में
पैरेंथोपस रोबस्टस एक्सटिंक्ट हो गया। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डेफिनेटली आवर एंसेस्टर, ऑल्दो हमारे कॉमन एंसेस्टर का ये भाई है। रोबस्टस हो गया, रोबस्टस हो गया। अब फिर देखिए इसी पीरियड में जिसमें बोसाई था, होमो हैबिलिस। अब होमोजीनस जो है यहाँ पर अपीयर हुआ। तो ये हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये इसका जो कॉमन एंसेस्टर था, जो ये गैप का हमको फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है ये, तो ये हो सकता है फुलफिल कर सके होमो हैबिलिस, थोड़ा सा नीचे है, और कॉमन एंसेस्टर हैज गिवन राइज टू होमो हैबिलिस एंड दिस इज, ये अभी भी पॉसिबिलिटी है। अभी आप पॉसिबिलिटी मान के चलो, कोई जरूरी नहीं है कि यही होवे कि आगे चल के होमो सेपियंस बने, बट देयर इज पॉसिबिलिटी। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। होमो हैबिलिस, देन होमो हैबिलिस एक्सटिंक्ट हो गया आपका 1.5। जब होमो हैबिलिस एक्सटिंक्ट हो गया, आपका होमो रुडोल्फेंसिस भी इसी के लाइफ स्पैन में एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो होमो एर्गेस्टर केम। आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो होमो हैबिलिस का एक लीनिएज जो है हैज डेवलप्ड इनटू होमो एर्गेस्टर। ठीक है, या आप ये कंक्लूजन कर सकते हो कि होमो हैबिलिस, बहुत सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कंक्रीट प्रूफ हो अब तब उसको थ्योरी में वो आएगा। ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि होमो हैबिलिस से एक ब्रांच जो है होमो रुडोल्फेंसिस बन गया। ठीक है, यहां से लीनिएज हुआ, डेवलप होके होमो रुडोल्फेंसिस बना, एंड होमो रुडोल्फेंसिस से वन लीनिएज है डेवलप इनटू होमो एर्गेस्टर। दिस आल्सो कैन बी, दिस आल्सो कैन बी पॉसिबल। ओके, सो अब कोई बात नहीं, इस कंफ्यूजन को छोड़ते हैं। आप ये याद रखिए, होमो हैबिलिस, होमो रुडोल्फेंसिस, देन होमो एर्गेस्टर। क्या होमो एर्गेस्टर जो है, फिर आपका होमो इरेक्टस के, होमो एर्गेस्टर से 1 मिलियन साल पहले, 10 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये एक्सटिंक्ट हो गया ये वाला लिनिएज होमो एर्गेस्टर का, तो इसका ब्रांचिंग लिनिएज हो सकता है डेवलप्ड इनटू होमो इरेक्टस। वन सेकेंड, हाँ हेलो, क्लास ले रहे हैं, करते हैं। होमो, ओके, हेलो हेलो, व्हाट इज दिस? होमो एर्गेस्टर से मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप लोग कुछ लोगों को मैं इंटरेस्ट है यूपीएससी का तैयारी करने में, वो लोग बैच को भी ज्वाइन किए हैं। तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी जो है काफी इजी सब्जेक्ट है, मेरे लिए इजी है, पता नहीं आप लोगों के लिए इजी होगा कि भारी होगा, अपना अपना इंटरेस्ट के आधार पर है। तो यही यही पूरा कहानी उस सब्जेक्ट में, एंथ्रोपोलॉजी, कैसे किसका फॉसिल कब 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 आया, और साथ में उसका फिर सोशल एस्पेक्ट भी। तो अब समझ लीजिए, होमो एर्गेस्टर अपने लाइफ टाइम में ही जो एक लिनिएज तो चला, होमो एर्गेस्टर ही रहा कॉमन एंसेस्टर, वन लिनिएज डिफरेंशिएटेड एंड दैट मे हैव बिकम होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का फॉसिल मिला हमको। फिर देखिए यहाँ पर डैश 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 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है होमो इरेक्टस में। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि होमो इरेक्टस कब एक्सटिंक्ट हुआ, यह हमको नहीं पता है। ठीक है, कंक्रीटली हम नहीं कर सकते कब ये एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, बट इट गॉट एक्सटिंक्ट समवेयर अराउंड 0 to 0.5 मिलियन ईयर्स के बीच में, यानी 20-25 लाख साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गया। जब ये एक्सटिंक्ट हो रहा था तो हो सकता है कि इसका एक लिनिएज जो है होमो निएंडरथैलेनिस बन गया।
में डेवलप हुआ, होमो निएंडरथैल्स। एंड होमो निएंडरथैल्स अपीयर्ड अराउंड 30 लाख पहले, 30 लाख साल पहले, और फिर होमो सेपियंस आए। निएंडरथल से आए या कहां से आए ये हमको देखना पड़ेगा, या इसका कोई कॉमन एंसेस्टर था एंड उस एंसेस्टर से एक निएंडरथल हो गया एंड एक होमो सेपियंस बन गया। निएंडरथल बाद में एक्सटिंक्ट हो गया, होमो सेपियंस कंटिन्यूड। ओके, most of these fossils comes from sites in eastern and southern Africa. Note that at most times in hominin history, two or more hominin species were contemporaries. Some of these species are controversial, reflecting phylogenetic debates about the interpretation of skeletal details and biogeography. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखिए, what are these earliest hominins? होमोनिन्स हो गया अर्लीस्ट, यहां तक आपका होमो निएंडरथल्स तक, ये सब होमोनिन्स। The study of human origins is known as paleoanthropology. Sorry. Paleoanthropologists have unearthed fossils of approximately 20 extinct species that are more closely related to humans than to chimpanzees. तो इसलिए उसको हम चिंपैंजी में कंसीडर ना करके होमोनिन्स में रखा गया। 20 extinct species है। These species are known as hominins. फिगर 34.46, this is that figure. Although a majority of anthropologists now use the term hominin, its older synonym hominid continues to be used by some. तो आप लोग होमोनिन को यूज करोगे इसके लिए। ह्यूमन से पहले जो 20 स्पीसीज थे एक्सटिंक्ट हो गए। चिंपांजी और ह्यूमंस के कॉमन एंसेस्टर जो थे उसके और ह्यूमंस के बीच में 20 स्पीसीज जो जिनका हमको फॉसिल मिला और वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो लोग होमोनिन्स हैं। Since 1994, fossils of 4 hominin species, देखो 1994 के बाद 4 hominin species का मिला, dating to more than 4 million years ago, have been discovered. अब देखिए 4 मिलियन साल पहले इसको कितने मिले फॉसिल? 4 फॉसिल मिले। तो कि 4 की संख्या है, 94 में 4 फॉसिल मिले 4 मिलियन साल पहले। तो ये आपको याद हो जाएगा आराम से, 4 4 4 4 4 मिलियन साल पहले कौन से 4 फॉसिल हैं? अब देखिए, एक तो यही है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस एनेमेसिस, ठीक है, और एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनेसिस। 2 और कौन है? 1 2। अच्छा देखते हैं कहीं इसको भी और इसको ये दोनों को भी कंसीडर नहीं कर रहा है। 4 million years ago have been discovered 4 species of hominins. ये तो पक्का, ये दो तो है ही। 4 मिलियन साल पहले तो एक ऑस्ट्रेलियोपिथिकस एनेमेसिस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनेसिस। तो ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का स्पीसीज है। तो आप सोच लो कि ये भी होगा ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकैनस। लेकिन ये अफ्रीकैनस जो हुआ स्टार्ट हुआ आपका, इट केम आफ्टर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनेसिस। देखते हैं आगे लिखा होगा कहीं नाम तो हम, ये दो तो निश्चित है। व्हिच वन? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अनेमेसिस एंड ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनेसिस। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई बड़ा Yes, चीज नहीं sir. है समझने में। Yes, sir. सिर्फ आ रहा है। आ रहा है सर। नाम ही टेढ़ा है, टंग ट्विस्टर है, और बाकी कुछ नहीं। घबराना मत। एक सेकंड। हेलो, हाँ भैया अभी क्लास ले रहे हैं, करते हैं क्लास के बाद। ठीक।
ओके, हाँ इसमें म्यूट भी नहीं होता है, दो दो स्क्रीन। मैंने अभी क्या किया हुआ है कि जूम को खोला हुआ हूँ, जूम का स्क्रीन को टीचमिंट में मैं शेयर कर रहा हूँ। एक डबल स्क्रीन शेयरिंग है, 2 लेयर्स, टू एंश्योर दैट कि हमारा जो रिकॉर्डिंग वीडियो क्वालिटी है उसमें आपकी आवाज, मेरी आवाज, स्क्रीन शेयर, नोट सब दिखे। तो जूम में जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि टीचमेंट में रिकॉर्ड जो हो रहा था वो अच्छा क्वालिटी नहीं था, बाद में देखते हैं इंप्रूव करेगा तो। और जूम के थ्रू जो रिकॉर्ड होगा वो अब मैं अपलोड करूंगा फॉर योर व्यूइंग। सो लेकिन अब देखिए 4 मिलियन साल पहले 4 स्पीसीज का खोज हुआ 94 में, ये तो 94 में हुआ, 4 मिलियन साल पहले। लेकिन होमिनिन्स जो है 6 to 7 million years ago they have started developing from the chimpanzee, चिंपांजी से अलग हुआ। तो उसमें देखते हैं कौन सा सबसे पहले था। सबसे पहले था ये साहेलैंथ्रोपस टेकेडेंसिस, ये वाला अभी बताया आपको, lived about 6.5 million years ago. Okay, so इस फेलेंथ्रोपस जो पहला वाला था ये and other early hominins shared some of the derived characters of the humans. For example, they had reduced canine teeth, and some fossils suggest that they had relatively flat faces. They also show signs of having been more upright and bipedal than other apes. धीरे धीरे इसका शरीर सीधा हुआ कंपैरेटिवली गोरिल्ला से ज्यादा, ठीक है। बाइपीडल, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया, कुछ जोर पड़ता होगा तो नीचे 4 पैर पर आ जाता होगा, लेकिन फिर खड़ा हो जाता होगा, ठीक है। अभी भी आप चिंपांजी को देखते हो जू में, वो चल सकता है 2 पैर पर थोड़ी देर के लिए, या कुछ पकड़ के, आप हाथ पकड़ा दो उसको चलाओ 2 पैर पर चलेगा। Okay, and upright bipedal than apes. One clue to their upright stance can be found in a foramen magnum. Okay, foramen magnum कहाँ था? The hole at the base of your skull. ठीक है, फोरामैन मैग्नम से ही जो होल है आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है ना, तो ब्रेन का समझ लीजिए पूंछ है स्पाइनल कॉर्ड, वो निकलता है फोरामेन मैग्नम से। द होल एट द बेस ऑफ, तो उसको निकलने के लिए क्रेनियम में कोई होल चाहिए, होल एट द बेस ऑफ द स्कल थ्रू व्हिच द स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट्स। इन चिंपैंजीज द फोरामेन मैग्नम इज रिलेटिवली फार बैक ऑन द स्कल। तो अब समझिए कि स्कल में जितना पीछे की तरफ होगा, मैं वीडियो ऑन करता हूं अपना, मैं दिख रहा हूं क्या आप लोगों को? मेरा फोटो दिख रहा है? मेरा फोटो दिख रहा है? यस सर। ओके, अब देखिए हम लोग में क्या है, फोरामेन मैग्नम जो है बेस ऑफ द स्कल है, ठीक है। बेस ऑफ द स्कल नीचे में है, समझ लीजिए कि यहाँ पर स्कल है, स्कल के बेस पर है। तो बेस पर होने की वजह से हम सीधा हो जाएंगे, होने में हमको मदद मिलेगा। अगर बेस ऑफ द स्कल ना हो, ऊपर की तरफ हो फोरामेन मैग्नम, तो मुंडी कैसा होगा? ऐसे हो जाएगा। अगर फोरामेन मैग्नम मेरा यहाँ ना हो करके यहाँ होता ऊपर की तरफ, तो कैसा हो जाता? हम सीधा होते तो मुंडी ऐसे हो जाता और बॉडी झुक जाता, अब मुंडी ऐसे हो जाता तो हम ऊपर तो देख के चलेंगे नहीं, सामने देख के चलेंगे, तो हम ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी वाज लाइक दिस। समझ में आई बात आपको? फोरामेन मैग्नम जो है एकदम बेस में होने की वजह से ह्यूमंस जो है स्ट्रेट हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, चिंपांजी में क्या था? द फोरामेन मैग्नम इज रिलेटिवली फार बैक ऑन द स्कल, बहुत पीछे की तरफ था। फार, हम लोग का एकदम अंदर में है, अंदर में गर्दन के अंदर है बेस पर, उसका एकदम और पीछे था। तो ऐसे किया गर्दन, फिर ऐसे करना पड़ा उसको।
while in early hominins and in humans it is located underneath the skull. Okay, तो धीरे धीरे एक ही बार ऊपर से नीचे नहीं आ गया, धीरे धीरे खिसकते गया फोरामेन, बिट बाय बिट डेवलपमेंट होते गया करते करते नीचे आया। फिर जो है ह्यूमंस जो है थोड़ा स्मार्ट लगने लगे देखने में। कोई आदमी अगर ऐसा झुका हुआ रहेगा तो आपको स्मार्ट नहीं लगेगा ना देखने में। तो चंपांजी ऑल्दो इट इज क्यूट बिकॉज दे लुक इनोसेंट, बट पर्सनालिटी वाइज वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है, बट स्मार्टर देन गोरिल्लास, ठीक है, गोरिल्लाज आर स्मार्टर देन एप्स, monkeys. So it is located under the skull. So this position allows us to hold our head directly over our body, as apparently early hominins did as well. साथ ही साथ ये तो हो गया फोरामेन मैग्नम का बात, साथ ही साथ पेल्विस में भी परिवर्तन आया, लेग बोन्स में परिवर्तन आए, ओके, एंड फीट में भी परिवर्तन आया। ये सब परिवर्तन आते गए धीरे 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 of the 4.4 million year old Ardipithecus ramidus. The pelvis, leg bones and feet of the 4.4 million year old Ardipithecus ramidus also suggest that early hominins were increasingly bipedal. ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीजिंगली बाइपिडल होते गया। फिगर 34.47। We will return to the subject for bipedalism later. ये मैंने जहां से लिया है 34.47 फिगर, 1 सेकेंड, 34.47 फिगर कौन सा है? 34, हाँ मिल गया, रुकिए मैं अभी शेयर कर रहा हूं आपको। दिख रहा है ये फिगर? Yes, sir. Yes, sir. और बड़ा करें? दिख रहा है, एक स्क्रीन में दिखना चाहिए। हाँ, अब देखिए फिगर 34.47, we will return to 4.4 million year old Ardipithecus ramidus था। 4.4 million year old रेबिडस कहाँ है? ये Ardipithecus ramidus, ये रहा बहुत दिन तक, लेकिन इसका फॉसिल जो मिला वो हमको 4.4 मिलियन ईयर ओल्ड, इसके एक्सटिंक्शन से ठीक पहले का फॉसिल है। Ardipithecus रेमिडस। तो इसमें क्या कह रहा है ये? पेल्विस को देखिए आप, लेग बोन्स को देखिए और फीट को देखिए। Also suggests that early hominins were increasingly bipedal. The skeletal of RD, a 4.4 million year old hominin, Ardipithecus ramidus. अब इसको देखने से, चूंकि इस फिगर में हो सकता है आपको नहीं पता चले बढ़िया से, क्योंकि सब फ्रेगमेंटाइज्ड है। फीट कहाँ है इसका? ये हो सकता है फीट हो, बोन हो, ये, या ये रेडियो अल्ना भी हो सकता है और आपका पैर का भी हो सकता है, टिबियो फिबुला भी हो सकता है, रेडियो अल्ना भी हो सकता है। ये क्योंकि इंटैक्ट स्केलेटल नहीं है तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पेल्विस कहाँ है? पेल्विस का बोन टूटा फूटा है, ये सब है।
pelvis का bone. We will return to that. We will return to the subject of bipedalism later. लिखा है 4.4 million years ago. We can see leg bones, feet. Feet देखिए, leg bones. ये हो गया हाथ उसका, या ये हाथ है या ये हाथ है, दोनों में से कोई एक हाथ है, कोई एक पैर है. ओके, चलो इसको छोड़ो. ठीक है, अभी हम क्लास को कर लेंगे. अभी आप ठीक है, यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. अब 10 बज रहे हैं, मुझे नेक्स्ट क्लास 11 बजे लेनी है, तो मैं अब आपकी कल से फिर 6 बजे से ही क्लास होगी. ओके, अभी थोड़ा सेटिंग वेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगा मेरे को. 6 बजे. ओके सर, एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. सर, मंकी और डॉग्स वगैरह में कलर विजन नहीं होता क्या मैमल्स में? मैमल्स में कलर विजन नहीं है. ओके, ओके सर. क्यों नहीं है? इसका कारण है कि आपका कलर कहाँ से आता है. There are two types of cells present in your retina, rod shapes and cone cells. यस सर. आप एक चीज याद रखिए, कलर विजन किसके पास है? प्राइमेट्स के पास है और बर्ड के पास है. जैसे बर्ड एक्सेप्शन है रेप्टाइल में, रेप्टाइल से ही बर्ड बना, बर्ड्स आर डायनासोर्स. बर्ड जो है वो एंडोथर्मिक हो गया, एक्सेप्शनल रेप्टाइल है. एक्सेप्शन ऑफ डायनासोर इज बर्ड, जिसमें उसी तरह कलर विजन जो है, कलर विजन ट्रेट भी जो है बर्ड में अपीयर हुआ. बर्ड्स कैन सी द कलर, बट काउज, हॉर्स, डॉग, लायन, ये सब जो है कार्निवोरा फैमिली हो चाहे अदर फैमिलीज, एलिफेंट्स, प्रोबोसिडिया, जो भी ये सब आपके कलर विजन को नहीं देख सकते. दे कैन ओनली सी इन द शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे हो, उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है, कलर दुनिया नहीं है. ओके, सो कलर विजन इज Yes, ए गिफ्ट टू यू. ठीक है, दिस इज गिफ्ट टू यू बाय द नेचर. बाइपेडलिज्म इज ए गिफ्ट टू यू. दो पैर पर चलना कोई आसान काम है? कितना साल इवोल्यूशन लगा, तब जाकर के बोन्स हैव डेवलप्ड, एंकल बोन्स हैव डेवलप्ड सो दैट इट इज फैसिलिटेटिंग यू फॉर द बाइपेडलिज्म. ओके, कोई आसान काम नहीं है. आप कर ले रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी चीज है, दो पैर पर चलना. दो पैर पर चलना आसान होता तो गधा, घोड़ा, कुत्ता सब चलता दो पैर पर. उसका एनाटॉमी जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एनाटॉमी भी देखिए कैसे सपोर्ट किया. फोरामन मैग्नम का कितना बड़ा रोल है, अभी हम आपको बताए. ठीक है, यस सर. तो आप लोग चलिए, ये टास्क दिया, आप सर्च कीजिए कि कौन कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर कलर विजन है. दो तो अभी हम बता दिए आपको, दो ग्रुप, प्राइमेट्स में भी है एंड बर्ड्स में भी है. ओके, बर्ड्स में इसलिए डेवलप हो गया कि चिड़िया को अलग अलग रंग का फूल है, ठीक है, और उस सब को फर्टिलाइज करना है, उसमें नेक्टार है. ओके, एंड बर्ड का विजन ऑल्सो, क्योंकि वो उड़ता है तो उसको जमीन पर भी नजर रखना है. बाज बहुत ऊपर उड़ रहा है लेकिन वो जमीन पर चलते हुए अपना शिकार को चाहे कितना छोटा हो देख लेता है. वाई भी अगर कलर विजन नहीं होता तो कैसे करता वो? ब्लैक एंड व्हाइट में तो सब मिक्स हो जाएगा और ओवरलैप हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा. और कलर विजन जब आ गया तो क्या हुआ? कॉन्ट्रास्ट डेवलप हुआ. कॉन्ट्रास्ट की वजह से, कलर रहेगा तभी कॉन्ट्रास्ट होगा. कॉन्ट्रास्ट की वजह से एक रिच बैकग्राउंड के अंदर कोई एक डिफरेंट कलर का छोटा सा भी सब्सटेंस है और दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है. बैकग्राउंड में भी कलर है और आपके सब्सटेंस में भी कलर, और दोनों में कॉन्ट्रास्ट है अगर, तो आपका वो सब्सटेंस को आप, जो इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस है उसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो. देख, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता तो नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काऊ को जो घास दिखता है वो ग्रीन दिखता है, ऐसा नहीं है. काऊ को घास जो है ग्रे कलर का दिखता है. ओके, ठीक है,
तो सर ये मिथ है फिर ना कि मतलब रेड कलर पहन के नहीं जाना चाहिए काऊ यस लोग के यस पास। यस यस, इट इज ए मिथ। ठीक है ना, कि लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, यह मिथ है। ओके, ओके सर, तो थैंक यू सर। एक्चुअली वो सांड भड़कता है किस वजह से? उस वो आपके हाथ का जो मूवमेंट है, वो कपड़ा को जो आप हिलाते हो, उससे वो चिढ़ता है। ठीक है, आपके कपड़ा के कलर से नहीं चिढ़ता। आप सिर्फ कपड़ा टांग दो ऐसे करके या किसी डंडा पर, कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, आपके हाथ में कपड़ा, आप देखोगे सांड जो बुल फाइटिंग करते वो भड़काते कैसे हैं। हाथ में कपड़ा है, उसके सामने ऐसे ऐसे हिलाएगा, फिर कभी एक बार ऐसे करेगा, एक बार ऐसे करेगा, सांड भड़क जाता है उसने कि हमको इशारा। यस सर। आप कपड़ा की जगह कोई डंडा लेकर के वैसे करो तो भी भड़क जाएगा वो। तो वो बस वही है, दैट इज अ मिथ कि वो लाल रंग देखकर भड़कता है। ओके सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल। और कोई सवाल है किसी को? नो सर। सर नो सर सर। हम लोगों को बहुत। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। सर कुंदन कुमार। हाँ कुंदन जी बोलिए। सर काऊ को ग्रास में सारा न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल जाता है? हम लोगों को बहुत चीज लेना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। बहुत अच्छा सवाल किए। अच्छा, आप हमको इस बात का जवाब दीजिए कि ग्रास को सारा न्यूट्रिएंट कहाँ से मिला? ग्रास को भी, ग्रास के अंदर भी तो ग्लाइकोल एसेंशियल बायोकेमिकल पाथवेज हो रहे हैं। ग्रास के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब साइकिल हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। हम लोग Yes, फोटोसिंथेसिस, इन sir. एडिशन टू फोटोसिंथेसिस भी। ग्रास को कहाँ से मिल रहा है सारा कंपोनेंट? क्योंकि ग्रास जो है उसमें सारे जितने भी पाथवे है, बायोसिंथेटिक पाथवे, सबका एंजाइम मौजूद है, सबका जीन एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे इवोल्यूशन हो, ये देखिए, हम डाल डाल तो तुम पात पात वाला कहानी है। जैसे आप देखोगे कि इतना कॉम्प्लेक्स एनिमल, ह्यूमन बींग्स, उसको एक साधारण सा वायरस पछाड़े हुए है, जो कि बैक्टीरिया से भी नीचे का कैटेगरी है उसका इवोल्यूशन। yes, sir. तो होता क्या है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, स्पेशल फंक्शन एक्वायर किए, बेसिक फंक्शन लॉस होते चला गया एट द कॉस्ट ऑफ। ओके, आप गाय जो है सारा अमाइनो एसिड बना लेगा खुद से, 20 अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर लेगा। ठीक है, Yes, sir. कैसे सिंथेसाइज करेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज का कार्बन स्केलेटन है ना, 6 कार्बन, उसी से 4 कार्बन का अमाइनो एसिड बना लेगा, 2 कार्बन हटा के। इस तरह से सब एंजाइम्स है उसमें। इवन एंजाइम्स हमारे अंदर भी थे, बट वो सब एंजाइम जो अपना फंक्शन लॉस कर गया। क्यों? क्योंकि हम लोग और ज्यादा, जैसे अभी बताया आपको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा हो गया। आप जैसे कॉम्प्लेक्स कंफर्ट को जितना आप अंदर करते जाइएगा अपने लाइफ में, जितना आप कॉम्प्लेक्स इवॉल्व होते जाएगा, फंक्शन जो है डिफरेंशिएट करते जाएगा, बेसिक विल बी लॉस्ट, बेसिक Yes, sir. तो इस वजह से अब एसेंशियल अमाइनो एसिड का सिंथेसिस आप नहीं कर सकते, विटामिन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन काउ कर सकता है। सब विटामिन का नहीं, कुछ विटामिन का काउ फिर भी सिंथेसिस नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। विटामिन B12 का नहीं कर सकता है काउ सिंथेसिस। विटामिन B12 जो है उसके गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और फिर Yes, sir. वो Yes, sir. बैक्टीरिया जो विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं काउ में, वो काउ के ब्लड स्ट्रीम में चला गया। अब जो मिल्क प्रोडक्शन जब हो रहा है, तो वही B12 मिल्क में भी आ जाता है, तो यू गेट द B12। वो B12 काउ सिंथेसाइज नहीं किया, वो B12 सिंथेसाइज किया बैक्टीरिया जो काउ के गट में थे। इसीलिए कहता है मिल्क प्रोडक्ट्स में B12 होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। लेकिन कहते हैं कि दूध से ज्यादा B12 होता है दही में। तब कोई सवाल Yes, क्यों sir. नहीं करते हो, डॉक्टर से पूछते हो, उस डॉक्टर से, कि जब B12 कांस्टेंट अमाउंट में था काउ में, तो वो B12 बढ़ कैसे गया दही में? क्या सिंथेसिस हो गया क्या वहां पर? तो कैसे बढ़ा? क्योंकि आप लैक्टोबैसिलस से दही जमाए, वो बैक्टीरिया के अंदर वो जीन है B12 प्रोड्यूस करने का, वो B12 ऐड हुआ। तो काउ जो है, other amino acids, essential amino acid, many types of vitamins that they can synthesize, लेकिन फिर भी सम न्यूट्रिएंट्स जो है काउ नहीं कर सकता है। तो क्या करोगे? आपको उसको सप्लीमेंट देना पड़ेगा।
ओके, यस सर। यस सर। और कुछ पूछना सर है? और जैसे टॉर्टोइज का एज बहुत ज्यादा होता है, हम लोग का बहुत कम, तो ये भी इवोल्यूशन की वजह से ही है क्या? क्या चीज? सर जैसे टॉर्टोइज का एज बहुत ज्यादा होता है, हम लोग का कम होता है, तो ये इवोल्यूशन की वजह से ही है क्या? देखिए, सब कुछ जो है आपका पूरा लाइफ ही है इवोल्यूशन वजह से। आज हम लोग लिविंग हैं, इसका मतलब है वो उस समय से बैक्टीरिया चलते चलते अभी तक कहा नहीं था। बीच में कहीं भी पॉइंट कट जाती रस्सी तो हम आज नहीं होते। यस ठीक है, सर। तो ये सब चीज इवोल्यूशन की वजह से ही है। क्या एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर टॉर्टोइज का एज अच्छा, बहुत ज्यादा एज होता है ना, एज हाँ, एज देखिए, एज जो है कैरेक्टरिस्टिक है एक स्पीसीज का। एज कहां से आता है? एज जो फैक्टर है वो आता है, मोटा मोटी बेसिक जो है वो आता है आपका रेप्लिकेशन से। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली क्या है कि बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए जो बैक्टीरिया का होता है वो सर्कुलर होता है। देखो, यस पढ़े हो कहीं बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है, होता है, यस उसमें सर। एंड नहीं है। वन एंड इज ज्वाइंट with the another end, so the bacterial DNA although it is a double stranded, दो स्ट्रैंड है, but it is circular, तो उसमें एंड नहीं है। तो बैक्टीरियल डीएनए जब भी रेप्लिकेट होगा एंड टू एंड रेप्लिकेशन होता है उसका, यहां से शुरू हुआ फिर खत्म हुआ। और हम लोग का डीएनए चूंकि इन क्रोमोसोमल फॉर्म में है, क्रोमोसोम में है, और दैट इज अ लीनियर डीएनए। सो ये रेप्लिकेशन में हर बार जितना भी साइकिल होगा रेप्लिकेशन का, सेल डिवीजन का, एट द एंड ऑफ ईच रेप्लिकेशन साइकिल आपका डीएनए जो है थोड़ा थोड़ा छोटा होते चला जाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि जो एनिमल तो सर्कुलर डीएनए होता है ना, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। हाँ, और ह्यूमन बींग्स का लीनियर होता है तो वो छोटा हो जाएगा, तो बैक्टीरिया का फिर कैसे छोटा होगा, वो इवॉल्व होगा तो? देखो बैक्टीरिया इसीलिए कहा जाता है बैक्टीरिया हमेशा जिंदा है, कभी मरता ही नहीं है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया दो अपना बेटा में बट गया, आधा उसका हिस्सा हो गया आधा उसका। इस बैक्टीरिया इमोर्टल है। क्यों इमोर्टल है, अमर है? इसी सर्कुलर डीएनए की वजह से, क्योंकि जितना बार उसका रेप्लिकेशन साइकिल होगा उसका डीएनए जो है लॉस नहीं होता है। और जब लीनियर डीएनए है तो एट द एंड ऑफ आप रेप्लिकेशन पर हो गए, अगर आपका पार्ट 3 में है, अगर पार्ट 2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा हम पार्ट 3 का भी शुरू कर देंगे क्लास। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे कि फ्लैंकिंग रीजन की वजह से जो लास्ट में थोड़ा सा हमेशा छूट जाता है डीएनए रेप्लिकेट होना। तो पेरेंट डीएनए से, लीनियर के केस में पेरेंट डीएनए से जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है वो थोड़ा लेंथ में छोटा होता है। तो इस तरह से जितना बार भी सेल डिवीजन हुआ आपका डीएनए छोटा होते चला गया। अब सोचिए कि जायगोट का लेवल था, स्टार्ट हुआ 1 सेल स्टेज से, आप बन गए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, पैदा होते होते एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो गए। तो उतना बार जो सेल डिवीजन हुआ उसमें आपका डीएनए जो है लेंथ छोटा होते गया। तो इसको अब हर बार छोटा होते चला जाएगा तो क्या करोगे, लाइफ कैसे पॉसिबल है? तो उसको ओवरकम करने के लिए देयर इज अ रीजन एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। एवरी क्रोमोसोम में एक रीजन है, इसको माइक्रोसैटेलाइट रीजन बोलते हैं। बेसिकली माइक्रोसैटेलाइट रीजन इज द रिपीट रीजन एंड द जंक रीजन। उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिपीट है। बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं उसमें। सैटेलाइट रीजन। तो इसीलिए अब आप अगर मान लिया कोई आपके पास रस्सी है बहुत ज्यादा लंबी, आपको काम छोटी रस्सी का है मीनिंगफुल, तो थोड़ा सा लास्ट में बच भी गया, कट भी करते गए तो आपका काम वाला जो रीजन है वो बचा रहा। लेकिन इससे भी सेकंड ये इतना सिंपल भी नहीं है। फिर डीएनए छोटा होने की वजह से अदर जो है उसमें शुरू होता है, क्योंकि माइक्रोसैटेलाइट रीजन एक्चुअली इट प्रोवाइड द कैप ऑफ टू योर क्रोमोसोम। ठीक है, कोई भी चीज को सुरक्षित रखने, एक बार इधर से उसको जिल्द लगा दिए, किताब को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हो, आगे से जिल्द पीछे से जिल्द कर दिए, लेमिनेट कर दिए, बीच का पेज सुरक्षित। तो क्रोमोसोम डीएनए को कैपिंग कर दिया गया है। तो वो कैपिंग भी बहुत ज्यादा अगर कम होते होते चला जाएगा अगर, तो क्या होगा, अब बाद में आपका फिर अंदर वाला डीएनए भी टूटेगा। तो अब देख लो कछुआ कितना ग्रो करता है। और मेटाबॉलिक रेट भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटाबॉलिक रेट अगर स्लो है, मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म,
कैटाबोलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्शन, एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव पाथवे एंड डिस्ट्रक्टिव पाथवे, दोनों पाथवे का योग जो है दैट इज योर नेट टोटल मेटाबॉलिज्म. इफ द मेटाबॉलिज्म इज स्लो देन योर रेप्लिकेशन विल आल्सो बी स्लो. उसमें मतलब सेल डिवीजन भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम है, सेल डिवीजन भी कम होगा. तो जब तो ये पूरा एज जो है सेल डिवीजन से डायरेक्टली रिलेटेड है. जितना कम सेल डिवीजन उतना ज्यादा लंबा उसका क्रोमोसोम का लाइफ रहेगा. तो कछुआ जो है, इसीलिए और भी अदर रीजन्स भी होंगे बट बेसिक रीजन यही है. अब आप देखिए चूहा तुरंत मर जाता है, लाइफ स्पैन छोटा होता है चूहा का. मैमल्स के कोई आप एग्जांपल लीजिए, चूहा मर जाता है, क्या है उसका पर चूहा में तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म तो बहुत अच्छा होता है चूहा का. अच्छा कैसे होता है? फास्ट होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है. फास्ट को ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कहेंगे, फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है. तो मेटाबॉलिक रेट जितना फास्ट होगा लाइफ स्पैन उतना कम होगा. ठीक है. और मेटाबॉलिक रेट जितना सुस्त होगा, धीरे होगा, सांस जितना कम लेगा, लाइफ स्पैन उतना ज्यादा होगा. इसीलिए एलिफेंट का लाइफ स्पैन ज्यादा है, कछुआ का ज्यादा है, बहुत ही सुस्त. तो ह्यूमन बीइंग्स में मॉडरेट होता है मेटाबॉलिक फ्लक्स, इसीलिए हम लोग का लाइफ स्पैन एवरेज होता है. हम लोगों के पास दिमाग दे दिया भगवान ने, तो हम क्या करते हैं अब ये जानकारी तो आप लोगों को पता चल गई कि मेटाबॉलिक रेट. अब आप घर में जाके ये प्रैक्टिस करो, योगा वाले प्राणायाम वाले करते हैं, यही काम करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को अपना कमा देते हैं. मेटाबॉलिक रेट को आप अपना घटा दोगे, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा. एज जो है आपका रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स नॉट इन द सेंस यू विल लुक यंगर. ठीक है. और जो ज्यादा उछल कूद फांद इधर उधर हड़पड़ दौड़ भाग धूप, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है. बच्चों में देखो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, इसीलिए उनका ग्रोथ भी होता है. उस समय जरूरत है वो उछल पर कूद क्यों वो करते हैं इतना ज्यादा बच्चे. दे आर लाइक मंकीज, व्हाई दे डू लाइक दिस. उसको कितना भी कहो शांत बैठने नहीं बैठेगा, वो मजबूर है अपने मेटाबॉलिक रेट की वजह से. उसको उछल कूद करना ही पड़ेगा. आप कितना भी डांट के बैठाओगे, थोड़ा देर बैठेगा फिर वो भागेगा. लेकिन एज बढ़ने के साथ क्या होता है, आप धीरे धीरे शांत और गंभीर होते हो मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से. तो इसीलिए अब जैसे सांस को कम लिए, मेटाबॉलिक रेट को आपने कम किया, ऑक्सीजन कंजम्पशन थोड़ा घटाया, इन ए हेल्दी स्टेट, आपका रिक्वायरमेंट ही कम हो गया. पहले रिक्वायरमेंट को कम किए, रिक्वायरमेंट कम करने के बाद इनटेक को कम किए. अब देखिए एक ह्यूमंस में भी देखो आप, जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करेगा जो, उसका लाइफ स्पैन कम होगा. और जो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, कम खाएंगे, जितना खाना चाहिए पेट जितना भर जाए उससे कम, वो ज्यादा हेल्दी रहेगा. जो धमस के खाता है वो फिर उसका मेटाबॉलिक सब गड़बड़ा जाता है. वो हम पढ़ाएंगे कि कैसे गड़बड़ाता है. ठीक है ना. आपको उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, वो खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि वो बेईमानी करता है. खाता उतना है जितना वो निकालता नहीं है. तो उससे क्या होता है हम बताएंगे, इसका साइंटिफिक आपको बायोकेमिस्ट्री का भी पढ़ाएंगे. ठीक है. तो मेन आप ये याद रखिए कि शांत रहिए, गंभीर रहिए, और थोड़ा सा प्राणायाम योगा करोगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अपना डिक्रीज करोगे, यू विल बी इन ए हेल्दी स्टेट, यू विल लुक यंगर, और आप का लाइफ टाइम भी बड़ा होगा. मतलब अगर कोई एक्सीडेंट और कोई बीमारी ऐसे ना, नेचुरल आपका लाइफ स्पैन रहेगा, तो दैट विल बी ये ज्यादा होगा. ठीक है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक हम टास्क बताते हैं, 1 मिनट में 20 बार आप सांस लेते हो छोड़ते हो. 1 मिनट में, यानी 3 सेकेंड में आप एक बार सांस लिए और एक बार छोड़ दिए. ठीक है. अब सपोज कि लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज फिक्स्ड फॉर द 100 ईयर्स. मोटा मोटी फिक्स है, नॉट फिक्स है, उतना तक जी सकता है 100 साल तक. कुछ लोग 100 से 10 साल ज्यादा भी जी जाते हैं, कुछ लोग 100 से 20 साल कम भी जीते हैं. लेकिन एक आप चाहो तो 100 साल तक जी सकते हो, वो आप कर सकते हो आराम से अगर फॉलो करो तो इसको अगर आप कम कर दो, अगर सांस को, अभी तो कोरोना का टाइम है, सब कहता है सांस लीजिए, ये सांस का प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ दो, अगर उसको इग्नोर कर दो, आप अगर इस पर आ जाओ, ऑक्सीजन फिर भी आपको पूरा मिलेगा ही, क्योंकि एक सांस में आप जितना लोगे वो अमाउंट ज्यादा रहेगा. एक तो तरीका ये हुआ सांस लेने का, ऐसे जो फटाफट थोड़ी देर में छोटा छोटा सांस लेता है, दिस इज गड़बड़. और जो बड़ा सांस लिए,
दिस इज गुड। तो अगर 1 मिनट में 20 बार सांस लिया छोड़ा, इसको घटा दो, 15 कर दो। घर में बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आधा घंटा ही करो, घर में बैठ के 15 बार हम सांस लेंगे एक मिनट में, ठीक है। तो आपका लाइफ स्पैन विल बी इंक्रीज्ड। आधा कर दोगे तो हो सकता है आप पूरा जिंदगी भर अगर आधा सांस ले तो 200 साल जिंदा रहोगे, बट थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। लेकिन फिर भी जितना ध्यान रहे, और उससे क्या होगा है ना, सांस कम लेने से आप ज्यादा फोकस होगा आपका, किसी एक चीज पर, बिंदु पर फोकस ज्यादा, आप कंसंट्रेट भी ज्यादा करोगे। और नहीं तो क्या रहेगा, हड़बड़ी में रहेगा, चौन भौन, इधर उधर उधर उधर, जैसे चूहा का आदत होता है, कभी इधर घुसा, कभी उधर घुसा, कभी उधर घुसा, कभी उधर घुसा, कहीं भी अस्थिर से नहीं है वो, ठीक है। तो और भी कुछ भी अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग हेल्थ से रिलेटेड पूछना होगा तो आप यू कैन आस्क फ्रॉम मी, और भी कोई सवाल तो ओके। तो ओके सर। हो गया, चलें कल मिले हम लोग। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस नहीं हुआ था मेरा। क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अटेंडेंस। अटेंडेंस इज ऑटोमेटिक। मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ था। अटेंडेंस नहीं लिए हैं, ऑटोमेटिक है, अटेंडेंस नहीं लिए हैं, ऑटोमेटिक है दिस ऑटोमेटिक है दिस ऐप के थ्रू। ऐप के थ्रू। चलो चलो। ओ